तो चलिए आज फिर से जो है कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 6 है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट क्या है? 6 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, मतलब 5 सेट करा दिया गया है। और ये टोटल क्वेश्चन जो है कि निम्मी पैटर्न का निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए यदि आप आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। और ये फर्स्ट ईयर का क्लास अभी चल रहा है, जैसा कि ऊपर मेंशन हमने कर दिया है। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, चाहे वो ट्रेड 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो। वैसे भी अब एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, तो आपका सीबीटी अगस्त 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो तैयारी तो आपको अभी से करना पड़ेगा, तैयारी थोड़ा सा जम के कीजिए। और तैयारी करने का मतलब है कि आप वीडियो को देखिए और साथ में पीडीएफ भी आपको हम देंगे, उस पीडीएफ को भी आप 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो चलिए समय नहीं गवाएंगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का रहा है कि नेगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आवर एक्शन परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। मतलब हमारे कार्य या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणी को क्या कहा जाता है? मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई हमारे काम में या हमारे परफॉर्मेंस में निगेटिव कमेंट्स करता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम अप्रिसिएशन कहेंगे, मतलब प्रशंसा। तो ऐसा तो नहीं है कि हमको अगर कोई निगेटिव कमेंट्स करता है और हम समझेंगे कि वो हमारी प्रशंसा कर रहा है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बधाई देना या कंग्रेचुलेसन करना ये भी नहीं है। ठीक है। क्रिटिसिज्म आलोचना करना, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे कामों में या हमारे परफॉर्मेंस में अगर कोई निगेटिव कमेंट्स करता है तो हम समझेंगे कि वो क्या है, उसको क्रिटिसिज्म कहा जाएगा कि वो हमसे क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है। रिवार्ड भी नहीं होगा, मतलब पुरस्कार तो कोई दे नहीं रहा है हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इफ ए पर्सन रिसीव हर्ष नहीं, यहाँ पे हार्ड होना चाहिए। ठीक है, हार्ड अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे फील वेरी अनहैप्पी, व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस। मतलब यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिलता है तो वह बहुत दुखी महसूस करता है, तो यह किस प्रकार का आलोचना है? ठीक है, तो आपको यही बताना है कि किसी को भी जो है कि हार्ड या जो उचित नहीं है उस तरह का बहुत ही निगेटिव अगर कोई कमेंट्स कर देता है तो कोई भी व्यक्ति दुखी हो जाएगा। तो उस प्रकार के क्रिटिसिज्म को हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि हेल्पफुल क्रिटिसिज्म, मतलब सहायक आलोचना, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। फेयर क्रिटिसिज्म, निष्पक्ष आलोचना, ये भी नहीं कहेंगे। अनफेयर क्रिटिसिज्म, अनुचित आलोचना, ये हो सकता है। ठीक है, अनुचित वाला हो सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर दुखी हो जा रहा है किसी के बातों से तो वो क्या होगा, अनफेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो अनफेयर मतलब अनुचित आलोचना होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तीसरा है कि डूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन डैश एंड डैश टू द पर्सन। मतलब आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति डैश और डैश रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें आलोचना कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो उस स्थिति में हमको क्या रहना, कैसा रहना चाहिए? तो हैप्पी एंड जॉयफुल रहना चाहिए, खुश और आनंदित रहना चाहिए। ऐसा तो होबे नहीं करेगा। अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है, गंदा कमेंट कर रहा है, तो हम खुश तो हो ही नहीं सकते हैं। काम एंड लिसन, हाँ ये हम कर सकते हैं कि हम शांत रहेंगे और केवल सुनेंगे। ठीक है ना। साउट एंड क्राई, हम उस पर चिल्लाएंगे नहीं और रोना धोना शुरू नहीं कर देंगे। फाइट एंड क्राई, लड़ना और रोना, ये भी नहीं, चिल्लाएंगे भी नहीं, ना ही उससे लड़ेंगे, ये सब गलत तरीका है। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप अगर कोई दूसरा आप पे आलोचना कर रहा है, अगर दूसरा आपके साथ क्रिटिसिज्म कर रहा है, अगर आप भी जो है कि उस पर चिल्लाने लगिएगा, लड़ाई करने लगिएगा, तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? तो जो सही व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो शांत रहता है और केवल सुनता है उसकी बातों को। ठीक है, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। 4 नंबर है क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है कि प्रिया रिसीव्ड
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट हर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, व्हाट शुड सी डू। मतलब प्रिया को अपने मैनेजर से अपने नवीनतम प्रोजेक्ट के बारे में रचनात्मक आलोचना मिली है, ठीक है ना। मतलब उसको जो काम दिया गया है उसमें उसको क्या है, आलोचना मिला है, उसे क्या करना चाहिए बताइए। मतलब उसकी बातों को केवल सुन लेना चाहिए और उसकी बातों को समझना चाहिए और मैनेजर को धन्यवाद दे देना चाहिए, या ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए क्या करना चाहिए यहाँ पे। उसके बातों को, अगर हमारा बॉस है, हमारा मैनेजर है, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ है, तभी तो वो क्या है कि हमें वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए और बात को पहले समझना चाहिए कि कहाँ पे हमारी गलती क्या है, ठीक है ना। और थैंक हर मैनेजर, यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ठीक है। और मैनेजर को धन्यवाद भी करना चाहिए क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमसे कमी हुआ है, हमसे गलती हुआ है, जिसकी वजह से हमको आलोचना मिला है। तो हम उसको, ये तीनों ऑप्शन मिला जुला करके सही लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किशोर मैनेजर गेव हिम पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक, किशोर इज फीलिंग कंफ्यूज, व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट। किशोर के मैनेजर ने उसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रिया दी। किशोर उलझन में है, उसे आगे क्या करना चाहिए। अब बताइए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसे 4 नंबर क्वेश्चन के लिए भी बोल रहा हूँ और आगे के लिए भी, कि कोई भी जो बॉस होता है, जो मैनेजर होता है, वो हमेशा सही होता है। याद रखिएगा, बॉस इज ऑलवेज राइट, वो गलत नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर वो कुछ गलत भी अगर हमको बोल रहा है तो हमको उसको मानना पड़ता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गलत हो, ऐसा 1-2% होता है, तभी ऐसा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर किशोर का मैनेजर जो है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का प्रतिक्रिया उसको दे रहा है और किशोर क्या है कि उलझन में है। अब बताइए उसको क्या करना चाहिए। काम डाउन एंड थिंक, मतलब शांत रहना चाहिए और शांत रह करके सोचना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड द पॉजिटिव पॉइंट्स गिवन बाय द मैनेजर, और क्या करना चाहिए, जो पॉजिटिव बात जो है कि मैनेजर उसको बोला है उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द निगेटिव पॉइंट्स गिवन बाय द मैनेजर, और जो निगेटिव पॉइंट्स जो था वो मैनेजर का, उसको समझना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है इसका, और हिंदी में भी देख लेते हैं। मैनेजर द्वारा दिए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझने की कोशिश करें, मैनेजर द्वारा दिए गए नकारात्मक बिंदुओं को, तो लगभग सभी सही है क्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। शांत होकर के सोचना भी सही है। तो जितना भी पहलू इसमें दिया गया है ऑप्शन में लगभग हमको सही लग रहा है, तो आंसर क्या होगा, इसका सही ही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन वी आर डैश। हम संवाद तब शुरू करते हैं जब हम डैश होते हैं। क्या होते हैं, एडल्ट होते हैं मतलब वयस्क होते हैं, पेरेंट्स माता पिता होते हैं, या बच्चे होते हैं, या ओल्ड वृद्ध हो जाते हैं, ठीक है। हम कब से कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं, अरे कब से, मतलब हम जब बच्चा ही रहते हैं उसी समय से हमारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही हम, एक बच्चा जो है कि दूध पीने वाला बच्चा भी कम्युनिकेशन करता है ना, दूध पीने वाला बच्चा ही भी कम्युनिकेशन करता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन उसकी माँ ही केवल समझ पाती है, अदर आदमी नहीं समझता है। जैसे उसको भूख लगना, पेशाब लगना, है ना, इस तरह का जो उसका प्रतिक्रिया होता है, और उस प्रतिक्रिया को उसकी माँ समझ जाती है बिना बोले हुए। मतलब बच्चा में क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और कम्युनिकेशन तो हो रहा है, नॉन वर्बल हो चाहे वर्बल हो। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन दिया गया है, ऐसा नहीं है कि हम जब जवान हो जाते हैं तब हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है, या जब हम माता पिता बन जाते हैं तब हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है, या पूरा बूढ़ा हो जाते हैं तब हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है। नहीं, बचपन से ही हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन है कि रीता टॉक्स टू हर कस्टमर बट शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से, व्हाट शुड शी डू। मतलब रीता अपने ग्राहकों से बात करती है लेकिन वह उनकी बातें समझ नहीं पाती, उसे क्या करना चाहिए। अब बताइए कि वो कस्टमर से बात तो कर रही है लेकिन कस्टमर की बात पूरी तरह से वो समझ नहीं पा रही है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है कि इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल, अपने लिसनिंग स्किल को वो इम्प्रूव करे, है ना, या स्टॉप टॉकिंग ऑफ देम, और उससे बातचीत बंद कर देगा, ये तो गलत है बिल्कुल। फाइट विथ कस्टमर, कस्टमर से लड़ाई झगड़ा कर ले, ये भी गलत है। और स्टॉप हर बिजनेस, अपने बिजनेस को बंद कर दे, ये भी गलत है। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकता है, मतलब अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ा सकता है। हालांकि उसको अगर सुनने का जो है कि सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ाएगा, अगर सुनने में प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी बातों को समझने की कोशिश करेगा और पूरी तरह से एकाग्र होकर के कंसंट्रेशन के साथ अगर कस्टमर से बात करेगा तो वो बात को बिल्कुल भी समझ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा लिसनिंग स्किल उसके अंदर में इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जा करके कस्टमर की बात उसको समझ में आएगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन एन ईमेल, विच स्किल शुड यू इम्प्रूव। मतलब आप ईमेल में अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पाते हैं, आपको कौन सा कौशल सुधारना चाहिए। बताइए, अगर आप ईमेल को भी अगर आप सही से किसी को नहीं भेज सकते हैं, किसी को नहीं शेयर कर सकते हैं, तो आपको कौन सा स्किल सुधारना चाहिए। तो ऑप्शन दिया गया है कि राइटिंग स्किल, राइटिंग, कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, रीडिंग, प्लेइंग। अच्छा, प्लेइंग तो होगा नहीं क्योंकि ईमेल से संबंधित है, तो यहाँ प्लेइंग नहीं होगा। प्लेइंग तो हालांकि कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। रीडिंग कम्युनिकेशन आता है लेकिन यहाँ पे हमको ईमेल भेजना है, साझा करना है, तो रीडिंग भी ठीक नहीं है ऑप्शन। स्पीकिंग भी नहीं होगा क्योंकि मेल करना है। तो हमको राइटिंग कम्युनिकेशन आना चाहिए, मतलब लिखने आना चाहिए हमको कि किस तरह से मेल को हमको लिखना है और भेजना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, राइटिंग कम्युनिकेशन हमको सीखना चाहिए और या इसमें सुधार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर है यू आर स्कोर्ड टू कम्युनिकेट विथ अदर, व्हाट आर सम वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मतलब आप दूसरों से बातचीत करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हैं। बताइए, अगर आप दूसरों से बात, बहुत ऐसा लोग होते हैं जो भीड़ में भी फ्लुएंटली बात करते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जैसे ही उनको ज़्यादा लोगों से मिलना होता है, अगर ज़्यादा लोगों के बीच में बोलना होता है तो वो बातचीत करने से क्या होते हैं, डरते हैं कि कहीं गलत तो नहीं बोला जाएगा, वो मतलब झिझकते हैं। तो बताइए कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बेस्ट क्या है इसके लिए। ऑप्शन दिया है कि फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट कम्युनिकेशन, संचार के बारे में अपनी ताकत का पता लगाइए, और नहीं, ये भी सही नहीं है। फाइंड योर वीकनेस अबाउट कम्युनिकेशन, संचार के बारे में अपनी कमजोरी का पता लगाइए, हाँ ये तो सही लग रहा है। और फाइंड वेज टू इम्प्रूव एंड लर्न मोर अबाउट योर वीकनेस, अपनी कमजोरी के बारे में अधिक जानने और सुधारने के तरीका खोजना चाहिए, ये भी सही है। हालांकि 2 सही हो गया और ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। फर्स्ट क्या है, फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट कम्युनिकेशन, हाँ ये भी सही हो जाएगा। मतलब अपनी जो है कि कम्युनिकेशन का जो मेरा वीक पॉइंट है, जो कमजोरी है, उसको ढूंढ करके, मतलब अब नहीं सॉरी, जो हमारी कमजोरी ताकत जो है उसको हम अप्लाई करेंगे, मतलब हमारे अंदर में देखेंगे कि हम क्या जानते हैं। देखिए, एक गुड स्पीकर वही होता है जिसको कुछ टॉपिक के बारे में नहीं भी जानकारी होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो बोल लेता है और लिसनर जो होता है, ऑडियंस जो होता है, और ताली बजाने लगता है और समझता है कि ये बहुत ज़्यादा जानकार है। ऐसा नहीं होता है, ये कम्युनिकेशन का ही, कम्युनिकेशन स्किल के कारण ही वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है, एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, वो बोल सकता है अच्छा से, क्योंकि वो जानता है कि हमें क्या बोलना है ना। ये आप
आपको क्या करता है, अपनी बातों में इस तरह से उलझाता है कि वो टॉपिक जो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वही केवल जो है कि आपके बीच में वो रखता है ना। तो आपको अच्छा भी लगता है और आप उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लगभग तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सतीश ऑलवेज आर्गू विथ हिज मैनेजर व्हेन हिज मैनेजर गिव्स हिम फीडबैक, व्हाट डू यू डू सतीश वुड डू। मतलब सतीश हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है, जब उसका मैनेजर उसे फीडबैक देता है तो सतीश क्या करेगा बताइए। मतलब मैनेजर से हमेशा उसको बहस हो जा रहा है, तब मैनेजर क्या किया, उसको फीडबैक दिया, और फीडबैक जब दिया तब बताइए कि क्या होगा। लिसन एंड अंडरस्टैंड, मतलब उसकी बातों को हम सुनेंगे और समझेंगे। गेट एंग्री, और हम क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे उसके ऊपर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। फील नर्वस, और हम घबराहट सा महसूस करने लगेंगे। अवॉइड हिज मैनेजर, मैनेजर को ही हम क्या करेंगे, अवॉइड करना शुरू कर देंगे। नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका बेस्ट ऑप्शन इसमें दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। यहाँ से इंग्लिश लगभग लग रहा है कि शुरू हो गया क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश चैप्टर भी है। चलिए, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज, इंग्लिश कौन सी भाषा है। कॉमन भाषा है, डे है, नाइट है, इवनिंग है। इवनिंग डे नाइट तो होता ही नहीं है, कॉमन भाषा कह सकते हैं। इंग्लिश क्या है, एक सामान्य भाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है कि यूजिंग इंटरनेट इज ईजी इफ़ वी लर्न डैश। इंटरनेट उपयोग करना आसान है अगर हम डैश सीख लेते हैं। तब हम क्या सीखेंगे, तो हमारा इंटरनेट चलाना बहुत इजी हो जाएगा। तो अगर हम स्पोर्ट्स, खेल अगर सीख लेते हैं तो खेल का इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश सही है। मैथ की ज़रूरत नहीं है, साइंस की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैथ और साइंस क्या है, लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। अगर हमको इंग्लिश आता है तो इंटरनेट को हम बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आइए 13 नंबर है। 13 नंबर का है कि वी कैन लर्न इंग्लिश बाय डैश। हम इंग्लिश सीख सकते हैं कैसे। खाना बना करके सीख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। खेल करके सीख सकते हैं, नहीं। रीडिंग न्यूज़पेपर एंड नॉन, हाँ न्यूज़पेपर को हम पढ़ करके इंग्लिश सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर से हमारा वोकेबलरी ठीक होगा, ठीक है। रीडिंग हमारा ठीक होगा, स्पीकिंग सही होने लगेगा। मतलब इंग्लिश हम सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का हमारा क्या हो जाएगा, एक माहौल बनेगा अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इस तरह से ये हमारा सी आंसर हो जाएगा, नॉन नहीं होगा। 14 नंबर है कि टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड्स एडवर्टाइजमेंट्स एंड पोस्टर्स दैट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प हिम टू डैश। मतलब टॉम अंग्रेजी में लिखे नाम बोर्ड, विज्ञापन और पोस्टर पढ़ने की कोशिश करता है, इससे उसे डैश में मदद मिलती है। किस में मदद मिलेगा, खेलने में नहीं, दोस्ती में नहीं, देखने में नहीं। इम्प्रूव हर इंग्लिश, इंग्लिश को इम्प्रूव करने में उसको मदद मिलेगा, है ना। अगर कहीं पे भी नेम बोर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में, या कोई विज्ञापन दिया हुआ है, कोई पोस्टर बना हुआ है, अगर उसको हम पढ़ रहा है, देख रहा है, तो क्या होगा, उसको इंग्लिश में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। आप जानते हैं ना कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी होता है, लेकिन अगर इंग्लिश वाले माहौल में, अगर विदेश में उसको भेज दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे केवल इंग्लिश ही बोला जाता हो, वहाँ पे अगर वो व्यक्ति काम करेगा तो 1-2 साल में वो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। तो ये होता है माहौल का असर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहीं पे इन्वायरमेंट बनाएंगे इंग्लिश का, तो इन्वायरमेंट कैसे बनता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कहीं भी इंग्लिश लिखा हुआ शब्द को पढ़ो, बैनर पोस्टर पढ़ते रहो, इससे क्या हो जाएगा, आपका इंग्लिश इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। 15 नंबर है कि व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स कंट्रीज मीट ऑफिशियली डैश इज द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब जब हम विभिन्न राज्यों देशों के लोग आधिकारिक रूप से मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए आमतौर पर डैश भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बताइए कौन सा भाषा का प्रयोग करेगा। कोई भी अलग अलग जगहों के
अलग देश के लोग जब एक जगह मिलते हैं तो वो इंग्लिश भाषा का जो है कि उपयोग करते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो पूरे संसार में क्या है बोला जाता है इसको। तो इसलिए कोई किसी भी देश के लोग हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजी। उसके बाद है 16 नंबर कि वर्ड्स दैट आर यूज टू नेम पीपुल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर डैश। अच्छा, अब इंग्लिश का क्वेश्चन शुरू हो गया है। मतलब कह रहा है कि लोग, स्थान, जानवर और चीज़ों के नाम के इस्तेमाल के लिए किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आप लोग पढ़े हुइएगा, नाउन कहते हैं उसको। तो नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, जानवर के नाम या किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे, तो प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो इसमें प्रॉपर नाउन तो है नहीं, जब प्रॉपर नाउन नहीं है तो क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड, 17 नंबर है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड। नेमिंग वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम नाउन कहेंगे। नेमिंग वर्ड्स को हालांकि प्रॉपर नाउन कहा जाता है रियल में देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में प्रॉपर नाउन नहीं है, तो नेमिंग वर्ड्स को हम लोग नाउन कह सकते हैं। वर्ब्स, एक्शन और प्रोनाउंस नहीं होगा, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाम के बदले में यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन कहेंगे। जैसे कह सकते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। एक्शन भी नहीं होगा, एक्शन जो है कि टेंस में आ जाता है, ठीक है। वर्ब्स जो है कि वर्ब मतलब क्रिया, तो ये भी जो है कि हमारा नाम के लिए यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नाउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बैट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, इन दिस सेंटेंस द वर्ड बैट इज डैश। मतलब बैट्स, चमगादड़ जो है कि रात में क्या होता है, उड़ती है। तो इस वाक्य में जो है कि बैट का क्या मतलब होता है। कह रहा है कि ए बोरिंग वर्ड है नहीं, एन एक्शन वर्ड भी नहीं है, एक कूल वर्ड ये भी नहीं है, नेमिंग वर्ड है, क्योंकि बैट्स क्या है, किसी पक्षी का नाम है। बैट्स मतलब चमगादड़ मतलब क्या, कोई पक्षी का नाम है। तो अगर किसी भी चीज़ का नाम हो, इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जो आप देख रहे हैं, अगर उसका कोई नाम अगर है तो समझिए कि वह नाम क्या होता है, नाउन कहलाता है। हालांकि इस दुनिया में सभी चीज़ नाउन है, लेकिन उसके नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाम के लिए क्या दिया है, नेमिंग वर्ड दिया गया है। तो नेमिंग वर्ड इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे अगर हम इंग्लिश पढ़ने जाइएगा आप, तो वहाँ पर जो है कि आपको रियल में सिखाया जाएगा कि क्या होगा, बैट्स क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमको चलना है तो नेमिंग वर्ड हो जाएगा। चलिए 19 नंबर है कि राम वाज आस्क्ड टू मेजर हिज कपबोर्ड। मतलब राम जो है कि एक अपने अलमारी को जो है कि मेजर करने के लिए पूछता है। तो इट वाज 4 फीट टॉल, वह क्या है कि 4 फीट का लंबा है, लंबाई क्या है उसका, 4 फीट है। तो कह रहा है कि हेयर फीट मीन्स, फीट का क्या मतलब होगा यहाँ पर, तो फीट का मतलब होगा टेस्ट नहीं होगा, हैंड नहीं होगा, लेग भी नहीं होगा। यहाँ पे किसी जानवर का फीट नहीं कहा गया है जो हम लेग लगा देंगे। यहाँ पे मेजरमेंट से संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा, मेजरमेंट से, मतलब उसका माप, मतलब उस अलमीरा का, कपबोर्ड का जो मेजरमेंट है वो है 4 फीट लंबा। तो 4 फीट लंबा है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, मेजरमेंट। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन वाज ट्रेवलिंग बाय बस टू हिज विलेज। जॉन क्या करता है कि अपने गांव जो है कि बस के द्वारा जा रहा है। ही नोटेड द नेम ऑफ प्लेस दैट ही कुड सी ऑन हिज जर्नी। और उन्होंने क्या किया कि उस जगह का नाम नोट किया जहाँ पे वो जा रहा है। व्हाट आर दीज वर्ड्स कॉल्ड एज। तो इस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, तो नेमिंग वर्ड कहेंगे या हिज कहेंगे, दैट कहेंगे, सी कहेंगे। अब बताइए कि आपको जाना है पटना, ठीक है, आप पटना जा रहे हैं, तो आपको कहाँ जाना है, ठीक है ना। तो आप उस जगह का नाम आप नोट कर रहे हैं, तो जगह, किसी भी जगह के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड कहेंगे, ठीक है ना, नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हिज, दैट और सी नहीं होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि याद रखिएगा, इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में ही होगा,
वो हिंदी में आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भी इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, सीख लीजिए। जो बहुत ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना इजी इंग्लिश पूछा गया है, आप आराम से लगा लीजिएगा थोड़ा बहुत अगर ध्यान देते हैं तो आज का जो है कि ये 20 क्वेश्चन का सेट ख़त्म होता है, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 7 में चलेंगे अगले दिन। और अभी जो है कि फ़िलहाल में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू।